तो इसके पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली में से परमाणु के आकार, जिसको परमाणु का आयतन या परमाणु की त्रिज्या के नाम से भी जानते हैं, ऐसे गुणों को पढ़ा और उन गुणों में होने वाले परिवर्तन को पढ़ा। इसके बाद हमने एक और गुण को पढ़ा जिसका नाम था विद्युत ऋणात्मकता, और हमने इस बात को ध्यान दिया कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती थी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घट जाती थी, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता था, बढ़ता था। अब हम आज बात करेंगे एक नए गुण की जिसका नाम है आयनन विभव। जैसे ही लास्ट में विभव लगा नाम के, आयनन विभव, हम समझ गए ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। कैसी ऊर्जा है, इसको पढ़ते हैं। कहता है किसी परमाणु की गैसीय अवस्था से, अगर कोई परमाणु अपनी गैसीय अवस्था में है उस स्टेज से, ध्यान रखने वाली बात है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि जब कोई परमाणु अपनी गैसीय अवस्था पर होता है और हम उस अवस्था से उस परमाणु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को कहां निकालना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें परमाणु को कुछ क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा। उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा हमें परमाणु को देनी पड़ती है, ऊर्जा की उस मात्रा को कहते हैं आयनन विभव। अब इससे एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा लगती है, या ऐसा सोच सकते हैं कि हमें परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना था, हम कम ऊर्जा देते हैं और परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, क्योंकि कम ऊर्जा देकर आप परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, हम कहेंगे इस तत्व के परमाणु के लिए आयनन विभव का मान कम है। लेकिन कभी कोई ऐसा परमाणु मिल गया जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी ज्यादा खर्च हो गई, ज्यादा ऊर्जा लग गई, तो हम कहेंगे उस तत्व के परमाणु का आयनन विभव कैसा है, अधिक है। तो वो एनर्जी के अमाउंट है जिस अमाउंट को हम परमाणु को देंगे और उस एनर्जी को लेकर परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, अपने से बाहर कर देगा, तो इसको कहते हैं आयनन विभव। अभी एक और चीज आ जाती है मन में क्वेश्चन कि सर जी एनर्जी हम परमाणु को देंगे, लेकिन कैसे दें एनर्जी, अगर क्या ऐसा माध्यम है या हम कैसे परमाणु को एनर्जी दे दें तो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, एनर्जी तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो बेटा किसी भी परमाणु को ऊर्जा दी जा सकती है तत्व के परमाणु को क्या करके, गर्म करके। अगर आप गर्म कर देते हो तो भी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलने लगती है, एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन त्यागने लगते हैं। दूसरा चीज और एनर्जी कैसे दी जा सकती है, परमाणु को पीट कर। हाँ, दूसरा मीडियम ये भी है कि परमाणु को रगड़ कर भी उनको एटम्स को क्या दी जा सकती है, एनर्जी। होता क्या है, हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, हमने इन दोनों सब्सटेंस को एक दूसरे में क्या कर दिया, रगड़ दिया, जो भी यांत्रिक कार्य किया वो ऊर्जा में चेंज हो गया, और वो ऊर्जा मिली ऊष्मा के फॉर्म में किसको, इस सब्सटेंस को। इस सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन थे, भाई ये सब्सटेंस छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, उन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एनर्जी परमाणुओं पर पहुंची, परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन पर पहुंची, और जैसे इलेक्ट्रॉन पर पहुंची, इलेक्ट्रॉन परमाणु से कहां गया, बाहर। तो हम ऊष्मा देकर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, उन्हें पीट पीट कर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर सकते हैं, और रगड़कर भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, बाहर। हाँ, एक और वर्क कर सकते हैं, यदि हम किसी धातु के टुकड़े को धूप में भी रख दें तो सनलाइट से जब एनर्जी मिलेगी तो भी हम परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को कहां कर सकते हैं, बाहर। लेकिन इन सभी माध्यमों में आपने परमाणु को क्या दी है, ऊर्जा। अब सबसे पहला क्रम हम इस बात को सीखेंगे कि एटम का साइज। देखो आयनन विभव में एटम का साइज सबसे ज्यादा मैटर करता है। अभी चेक करते हैं इस बात को, एटम का साइज कैसे मैटर करता है। बेटा यहां पर मैंने कुछ एटम के साइज बना रखे हैं। कैसे बना रखे हैं, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे साइज क्या होगा, घटेगा। मेरे पास दो एटम है, एक एटम का साइज छोटा है और बेटा दूसरे एटम का साइज कैसा मैंने बना दिया, बड़ा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारी कक्षाएं होगी एटम के चारों ओर, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकल कर जाएगा, आउटर मोस्ट शेल से, बाहरी कक्षा से। वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि वहां पर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, और अगर उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो वो सीधे परमाणु से कहां निकल जाता है, बाहर।
अगर इंटरनल सेल के किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर आप बाहर पहुंचाना चाहते तो होगा क्या, पहले कुछ एनर्जी दोगे तो इससे ऊपर वाली क्लास पे जाएगा, उससे बाहर वाली क्लास पे, उससे बाहर वाली क्लास पे, अब ये परमाणु से बाहर निकलेगा। लेकिन जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी सेल पर ही चक्कर लगा रहा है उसको परमाणु से बाहर करना आसान है, क्योंकि उसकी एनर्जी पहले से ही ज्यादा, जैसे थोड़ी सी एनर्जी दी ये परमाणु से बाहर निकल गया। अभी मैं क्या सोचता हूं, छोटे आकार के परमाणु में बेटा चेक करेंगे, ये नाभिक पर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। मैं क्या सोचता हूं अभी इस समय कि क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, पिछली क्लास के फॉर्मूले से F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R होता था दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अगर दोनों के डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स कैसा रहेगा, अधिक रहेगा। अट्रैक्शन फोर्स अधिक का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर अधिक आकर्षण बल से खींचा जा रहा है। मैंने दो एरो बनाए, अधिक आकर्षण बल से अंदर की ओर खींचा गया, या ऐसे कह सकते हो प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल अप्लाई हो रहा है। यहां पर भी बेटा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा, मैं इस बात को मना ही नहीं करता कि आकर्षण बल नहीं लगेगा, लगेगा यहां, लेकिन यहां डिस्टेंस कैसी है, ज्यादा है। और क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है अंदर की ओर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल कैसा रहेगा, कम। सिंगल एरो से दिखाएंगे, केवल सिंगल एरो का मतलब है कम नाभिकीय आकर्षण बल। दो एरो लगा देता मैं अंदर की ओर, ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बल। तीन एरो लगा देते और भी अधिक नाभिकीय आकर्षण बल। अभी आप बस इतनी बात सोच के बताओ, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रबल आकर्षण बल से अंदर की ओर खींचा जा रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा कम खर्च होगी कि अधिक खर्च होगी, अधिक खर्च हो जाएगी, क्योंकि अंदर की ओर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल अधिक है। और इसमें से क्या होगी, अंदर की ओर जो नाभिकीय आकर्षण बल लग रहा है वो उतना प्रबल नहीं है, क्योंकि अधिक प्रबल नहीं है अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल। इसलिए आप ऊर्जा की कम मात्रा को देकर इलेक्ट्रॉन को परमाणु से कहां कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। अपने दिमाग में एक बात छप गई यहीं पे, छोटे साइज का अगर एटम होगा आयनन विभव उसका कैसा रहेगा, अधिक, बिकॉज उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को अपनी आउटर मोस्ट शेल से बाहर करने के लिए। लेकिन बड़े आकार के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती है, वो कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देते हैं, इसका आयनन विभव कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो इतनी बात समझ गए, छोटे आकार के परमाणु का आयनन विभव कैसा रहता है, अधिक, और बड़े आकार के परमाणु का आयनन विभव कैसा रहता है, कम। तो इस बात को हम चेंज को हमेशा याद रखेंगे, और क्योंकि चेंज को अब याद रखेंगे बेटा, इसमें से एक चीज बताएं, हम कह जरूर रहे हैं कि याद रखेंगे, लेकिन मैं क्या सोचता हूं इसमें याद करने लायक कोई चीज है ही नहीं। इसमें जितने भी हैं हम लोग उसको समझ रहे हैं उन चीजों को, तो याद नहीं करेंगे उन चीजों को। पहले बात तो दो बात बताएंगे, नाइट्रोजन फैमिली में अगर ऊपर से नीचे की ओर आते थे, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली तो साइड में है, अगर ऊपर से नीचे की ओर आते थे परमाणु का आकार क्या होता जाता था, बढ़ता जाता था। क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता जाता था, नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता होगा, कम होने लगेगा, और नाभिकीय आकर्षण बल कम हुआ तो आयनन विभव भी क्या हो गया, घट गया। तो इस बात को पहले लिखेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर नाइट्रोजन फैमिली में तत्वों के परमाणुओं का आयनन विभव लगातार क्यों होता, क्या होता लगता है, कम होने लगता है। तो इस बात को यहां लिखेंगे बेटा, देखो एक नाइट्रोजन परिवार में, नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल घटने के कारण इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने में
बाहर निकालने में कम ऊर्जा खर्च होती है, या खर्च ना लिखते हैं, इसको लिखते हैं व्यय होती है। होती है अतः आयनन विभव का मान घटता है। अतः आयनन विभव का मान घटता है। बेटा ये तो पहला इंपॉर्टेंट लाइन हो गया कि आयनन विभव का मान ऊपर से नीचे पर घटेगा। भी एक और चीज को चेक करेंगे, अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर हमको क्या मिलता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणु के आकार क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। और क्योंकि परमाणु के आकार छोटे हो रहे हैं, आप खुद समझ गए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस लगातार क्या होती गई, कम होती गई। और जब कम होती गई तो नाभिकीय आकर्षण बल क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने लगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी भी कैसी देनी पड़ेगी, अधिक देनी पड़ेगी। तो हम क्या बताएंगे कि लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणुओं का आकार घट रहा है, इसलिए हमें यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगातार एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, अधिक देनी पड़ेगी। तो हम इसका भी लिखेंगे, परंतु किसी वर्ग में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। अतः इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप आयनन विभव का मान बढ़ने लगता है। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा भी लिख सकते हैं आप इसको, मान बढ़ने लगता है। बेटा इस नंबर को तो पढ़ेंगे, साथ में एक चीज और ध्यान देंगे। देखो इधर एक बात इसको ध्यान देंगे, कभी कभी इसके बारे में क्वेश्चन आता है। बेटा क्या क्वेश्चन है, आवरण प्रभाव। अब आवरण प्रभाव को भी पढ़ लेते हैं। आवरण प्रभाव क्या है, ना पढ़े तो कम से कम इसको सीख तो लें। आवरण प्रभाव कहते किसको है, देखो अगर कोई हमारे पास परमाणु है, बेटा ये परमाणु का नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी, ये चौथी। अब कहोगे सर बाकी पूरा तो अभी सेल बनाते थे, बेटा मैंने एक और क्या हिस्सा बना दिया है। आप चाहते इसको पूरा गोल भी बना सकते थे। होता क्या है, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरी सेल में कितने होते हैं, 8। तीसरी सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथी सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन है और इन सेल पर भी कौन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन। अगर इस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है तो इंटरनल सेल पर भी उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। अभी सोचो ये पहली लेयर बनी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये दूसरी लेयर बनी है, तीसरी लेयर बनी है, चौथी लेयर बनी है।
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जब भी अंदर की ओर खींचे जाते होंगे नाभिक से, तो उसके अंदर वाली सेल्स के इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल हैं, ये उन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचेंगे या बाहर की ओर धक्का देंगे कि जाओ यहां से, बाहर की ओर धक्का देंगे। अच्छा, ये धक्का कब बढ़ेगा? अभी मैं क्या सोच करके बताता हूं। अभी बाहर वाली लेयर के इलेक्ट्रॉनों को कितनी लेयर के इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं? 1 2 3। यहां पर 3 आवरण बने हैं जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या दे रहे हैं? बाहर की ओर ढकेल रहे हैं। यहां आवरण प्रभाव कैसा है? अधिक। अभी सोचने वाली बात है, अगर कोई एटम होता, ये उसका नाभिक होता, उसमें केवल 2 सेल बनी होती, ध्यान से देख के बताओ, इसमें से केवल एक सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। अभी सोच समझ के बताना, यहां आवरण प्रभाव अधिक उत्पन्न हुआ या बाद वाले एटम पे आवरण प्रभाव अधिक उत्पन्न हुआ? बाद वाले में। सोचने वाली बात है, अगर बाद वाले में आवरण प्रभाव उत्पन्न हुआ, क्यों? तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्द बाहर निकल जाएगा, और जल्द बाहर निकल जाएगा तो आयनन विभव कैसा हो जाएगा? कम। तो आवरण प्रभाव समझ गए? आवरण प्रभाव में होता क्या है? आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और यह प्रतिकर्षण बढ़ता है कब? जब इंटरनल सेल या इनर सेल्स की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यहां इलेक्ट्रॉनों के कितने आवरण बने थे? 4, जिनमें से 3 आवरण बाहर वाले को धक्का दे रहे हैं, और इसमें से कितने आवरण बने थे? 2, जिनमें से एक ही आवरण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर ढकेल रहा है। तो आवरण प्रभाव बढ़ने पर, मैं यहां लिखूंगा, आवरण प्रभाव जब बढ़ता है, आयनन विभव कैसा हो जाता है? कम। इलेक्ट्रॉन जल्द ही अपनी सेल्स को बाहर छोड़ के निकल जाता है। इस बात को देखो, ध्यान देंगे कि आवरण प्रभाव को भी यहां पर सम्मिलित करेंगे एक नंबर पर। आवरण प्रभाव बढ़ने पर भी आयनन विभव के मान, आयनन विभव के मान घट जाते हैं। बेटा इस लाइन को बहुत ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये याद रखना है कि आवरण प्रभाव होता क्या है। आवरण प्रभाव जान गए? एक ऐसा इफेक्ट जिसके कारण इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? आवरण प्रभाव। अभी इसमें से एक कुछ केसेस पर बात करेंगे जो थोड़े से अलग आपको लगेंगे। कौन से केसेस पर बात करेंगे अलग लगेंगे? देखो मैं बताता हूं। आपने एक बात पढ़ी, यहां पर क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उस हिसाब से जो मैं सोच रहा हूं, ऐसी सिचुएशन पे मैं क्या सोचता हूं कि नाइट्रोजन का आयनन विभव कम होना चाहिए और ऑक्सीजन का आयनन विभव कैसा होना चाहिए? अधिक। इस पर से क्वेश्चन आता है काफी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनन विभव बढ़ता है। हमारे हिसाब से अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर करने के लिए कहता, तो आप कहते हैं नाइट्रोजन का आयनन विभव कम है, और उससे ज्यादा किसका? ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा फ्लोरीन का, उससे भी ज्यादा किसका? नियोन का। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर, मेरे हिसाब से अभी तक के पढ़े गए नियमों के हिसाब से नाइट्रोजन का आयनन विभव कम और ऑक्सीजन का आयनन विभव कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। लेकिन बेटा वास्तविकता को अगर चेक करें तो ये अपोजिट है। यहां पर ऑक्सीजन का आयनन विभव कम है और नाइट्रोजन का आयनन विभव कैसा है? अधिक है। अब ये अपोजिट नेचर क्यों आता है? तो अपोजिट नेचर क्योंकि है यहां पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। देख, तो हम पहले इस बात को देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नेचर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन नेचर चेंज हुआ क्यों दिखाई पड़ता है? तो एक काम कर लेते हैं बेटा, इस आवरण प्रभाव को मिटाते हैं फिर, और उस जगह पर थोड़ी सी बातों को ध्यान देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखो, अगर आपके पास कोई उपकोष है, बेटा उपकोष कौन सा हो सकता है? एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। 4 ही प्रकार के उपकोष ही थे, एस, पी, डी और एफ। ये उपकोष
अपने आप को तब स्टेबल घोषित करते हैं, अपने आप को तब स्टेबल मानते हैं जब वे उपकोष या तो अर्धभरित होते हैं या तो पूर्ण भरित होते हैं। तो या तो वे हाफ फिल्ड होते हैं या तो वे फुल फिल्ड होते हैं। फुल फिल्ड, HF का मतलब समझ गए, हाफ फिल्ड, और FF का मतलब समझ गए, फुल फिल्ड। S पर जब एक इलेक्ट्रॉन होता है हाफ फील्ड, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फुल फील्ड। P पर 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो हाफ फील्ड, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ तो फुल फील्ड। D पर 5 और 10 पर चलता है, और F पर 7 और बेटा 14 पर चलता है। कहने का मतलब है जब S उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, S उपकोष स्टेबल होगा, और जब स्टेबल होगा तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं देगा। स्टेबल का मतलब क्या है? अपने आप को चेंज ना होने देना। जैसे कोई भी चीज स्टेबल है तो वो अपने आप अंदर चेंज होने नहीं देगा, और अब चेंज नहीं होने देगा तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो चेंज हो जाएगा। वो इस बात को चाहेगा एटम कि हम स्टेबल बने रहें, हम अपने अंदर किसी भी प्रकार का चेंज ना होने दें, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से जल्दी से बाहर निकलने नहीं देगा। और P उपकोष पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म होता है तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन? 3 या 6। उस समय ये अपने आप को क्या मानता है? स्टेबल का मतलब समझते हो ना, स्थायी। D उपकोष 5 और 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर अपने आप को स्टेबल मानते हैं, और जबकि F उपकोष जो है वो 7 और 14 इलेक्ट्रॉनों पर अपने आप को क्या मानता है? स्टेबल। ये बात बहुत ढंग से याद रखना अपना। अब मैंने क्या किया, अब हम अपने क्वेश्चन पर आ गए। कैसे आ गए? कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसका आयनन विभव अधिक है? हमें लग रहा है ऑक्सीजन का है, लेकिन हम चेक करेंगे इसको। बेटा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। इधर मैं ऑक्सीजन का लिख लेता हूं परमाणु क्रमांक 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाओगे नाइट्रोजन का? 1s2 2s2 2p3 7 खर्च हो गए। उधर चेक करते हैं। 1s2 2s2 2p4। अभी मैं क्या सोचता हूं, इसमें से मैं अगर भरूं, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। देखो कैसे, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां देखो स्टेबल है। S में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। S में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। P में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। P में ऑर्बिटल भी तो 3 बनते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड है ना, स्टेबल है। बेटा जरा इसको चेक करते हैं 2p4 को। ऑर्बिटल तो 3 ही बनेंगे, इलेक्ट्रॉन 4 है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ना तो ये फुल फील्ड है और ना ही ये हाफ फील्ड है, और क्योंकि ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड नहीं है, ये स्टेबल है नहीं। क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये अपने अंदर चेंज हो जाने देगा, इलेक्ट्रॉनों को कम ऊर्जा में इबार कर देगा। और इस पर बात करते हैं, ये कैसा है? हाफ फील्ड। और क्योंकि प्योर हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल हैं, ये अपने, पहली बात तो सबसे बड़ी बात, ये स्टेबल है। और अगर स्टेबल है तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने से बाहर निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकलने देगा, फिर बात आ सर जी क्या कभी इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकलने देगा, लेकिन उसके लिए एनर्जी कैसी खर्च करनी पड़ेगी? अधिक। तो वास्तविकता में क्या हमको लग रहा था, जब पहले हम सोच रहे थे कि ऑक्सीजन हायर आयनन इंथैल्पी रखना चाहिए उसको, और इसके पास लोअर आयनाइजेशन इंथैल्पी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं स्टेबिलिटी को चेक करने गया तो मैंने देखा कि ये रूल तो अपोजिट वर्क कर रहा है। नाइट्रोजन हाफ फील्ड के कारण मोर स्टेबल है, और जबकि ऑक्सीजन हाफ फील्ड ना होने के कारण ये लेस स्टेबल है। ऑक्सीजन से आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन से आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं कर सकते। उस हिसाब से नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी, और इसका में आयनन विभव कम है, क्योंकि इस पर एनर्जी कैसी खर्च होगी? कम। लेकिन इसी में से मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद, बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब ध्यान से देख के बताओ, अब मोर स्टेबल कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि अब ये हाफ फील्ड हो गया। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो चाहिए होती है उसको कहते हैं प्रथम आयनन विभव। तो प्रथम आयनन विभव किसका अधिक है? नाइट्रोजन, क्योंकि वो स्टेबल है।
और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जब आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगाई गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? द्वितीय आयनन विभव। वो द्वितीय आयनन विभव किसका ज्यादा रहेगा? ऑक्सीजन का। इस बात को इंपॉर्टेंट रखना, कई बार हमारे यहां बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन ज्यादातर किस पर बेस्ड रहता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर ही। हालांकि ये इफेक्ट फास्फोरस और सल्फर पर भी अप्लाई होगा, लेकिन हमने जब जो देखा है कि हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में नाइट्रोजन और फास्फोरस पर बेस्ड ही ये क्वेश्चन सबसे अधिक आता है। तो एक तो ये प्रथम आयनन विभव वाली बात बताते हैं, नहीं बताते हैं, और फिर इसके बाद बताएंगे द्वितीय आयनन विभव वाली बात। तो बेटा यहां पर लिखेंगे इस बात को, नाइट्रोजन एटम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर, नाइट्रोजन एटम के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन एटम के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में अधिक ऊर्जा खर्च हो जाती है। ऊर्जा खर्च हो जाती है। परंतु ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी नहीं है, अतः इससे कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉनों को बाहर किया जा सकता है। कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जा सकता है। बाहर किया जा सकता है। अतः बेटा देखो जरा, अतः के बाद एक लाइन लिखते हैं, शायद इस लाइन का अर्थ आप समझ जाओ। कैसे लिखते हैं देखो, आयनन विभव, और यहां लिखते हैं नाइट्रोजन का अधिक है। किससे? आयनन विभव, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऑक्सीजन। तो इसका अर्थ क्या होगा? अतः नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन के आयनन विभव से कैसा होता है? अधिक। ये रूल में अपोजिट आपको लगेगा, लेकिन इसको ध्यान रखना है हमेशा। एक और चीज मैं यहां लिखे देता हूं, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको हमेशा दिमाग में रखना। क्या रखना है? मैं लिखता हूं IE सेकेंड, हाँ, IE सेकेंड ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन IE सेकेंड ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा इस लाइन का अर्थ समझ लेते हैं क्या है। I का मतलब है आयनाइजेशन, E का मतलब है एनर्जी। आयनन विभव किसका? नाइट्रोजन का। कौन सा? दूसरा। दूसरा आयनन विभव कब होता है? जब आप इलेक्ट्रॉन एक निकाल चुके हो एटम से और दूसरे निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो। तो दूसरा आयनन विभव किसका अधिक होता है? नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन। अगर कोई व्यक्ति हमसे ये पूछेगा ऐसा क्यों होता है, रीजन बता पाओगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर
अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धभरित हो गया है, अर्थात स्टेबल हो गया है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। और नाइट्रोजन क्योंकि अब स्टेबल नहीं बचा है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये वाला लाइन बड़ा ध्यान रखना, इसको, इस वाली बात को समझ गए ना। नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन के आयनन विभव से कैसा है, अधिक है। लेकिन नेक्स्ट वाले पर जैसे मैं चेक करता हूं तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो नाइट्रोजन की कम हो जाती है और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं फिर है। तो आयनन विभव में अभी एक और चेंज है जिसको हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। क्या है कि हम 2-3 नाम पढ़ के सुनाते हैं। जैसे पहला नाम है प्रथम आयनन विभव। किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लग जाए प्रथम आयनन विभव, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लग जाए द्वितीय आयनन विभव, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लग जाए तृतीय आयनन विभव। तो कभी कभी हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है कि एक एटम हमको कोई देता है और उसी एक एटम पर हमसे पूछता है कि प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव में से कौन सा आयनन विभव का मान कम रहेगा और कौन सा आयनन विभव का मान कैसा रहेगा, अधिक रहेगा। तो जब भी कोई ऐसा एटम दे देता है और उसको हमसे क्रम पूछ लेता है, हम करते क्या है, एक नॉर्मली एटम मान लेते हैं कोई भी। बेटा ये कोई एटम है जिसका नाभिक है, ये इसकी पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी, चौथी, पांचवी, हमने बहुत सारी सेल्स मान रखी हैं इसकी। अभी क्या है, आयनन विभव को इसको ऐसे चेक करते हैं। आयनन विभव के दौरान प्रथम आयनन विभव अधिक होगा कि द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा। देखो हमारे पास क्या है, ऐसा मानते हैं इसमें 10, ऐसा मान लें इसमें से 50 प्रोटॉन हैं और इन सेल्स में अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 50 हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, तुम लोगों को आयनन विभव कैसे निकालेंगे, प्रथम और द्वितीय आयनन विभव को कम या ज्यादा किसको कहें। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहा तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल से। अच्छा अभी एक सामान्य सी बात है, अगर यहां 50 प्रोटॉन है तो इन सभी सेल्स में मिला के 50 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर हम 50 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, बाहर कर दें, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। ध्यान से देखकर बताना बेटा, अभी भी प्रोटॉन 50 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 49। सोच समझ के इस बात को बताओ, बाहर का आवेश इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैसा हो गया, कम, और नाभिकीय आवेश अपेक्षाकृत कैसा है, अधिक। अभी 50 इलेक्ट्रॉन को 50 प्रोटॉन अंदर की ओर खींच पा रहे थे, अब केवल 49 इलेक्ट्रॉन हैं, 50 प्रोटॉन अंदर की ओर खींच रहे थे। आप सोच समझ के बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया आकर्षण बल अधिक हो जाएगा कि कम हो जाएगा। मतलब अब आप कह रहे हो कि पहले 50 प्रोटॉन को 50 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पड़ता था, अब प्रोटॉन 50 हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा कैसी दोगे, कम या ज्यादा, अधिक। एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया, दूसरा वाला, सोचो अब अगर और दूसरा वाला निकल गया तो अब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 48। अब 50 लोग 48 को अंदर की ओर खींच रहे हैं, अब तो और अधिक खींच लेंगे अंदर की ओर। और बेटा जितना अधिक अंदर की ओर खींचेंगे, बाहर निकालने के लिए आकर्षण बल उतना ही कैसा लगेगा, अधिक। जैसे इसको तो आप ऐसा रस्सी, ऐसे कुछ होता है रस्सा कसी खेल, तो उसमें क्या होता है, दो ग्रुपों के बीच में एक रस्सा दे दिया जाता है, मोटी सी रस्सी दे दी गई। अब कुछ लोग उधर से खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग अपनी ओर के लिए तेजी से खींच रहे हैं तो उस रस्सी को बाहर ले जाने के लिए उन व्यक्तियों को हमसे कम ताकत से खींचना पड़ेगा कि अधिक ताकत से, अधिक एनर्जी उनको लगानी पड़ेगी हम लोगों के अपेक्षा। अगर मैं 5 जूल ऊर्जा लगा रहा हूं तो उन लोगों को अगर रस्सी बाहर की ओर खींचनी है तो एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी, 5 जूल से अधिक। और एक बात समझने वाली बात है, जैसे जैसे उन लोगों की संख्या कम होती जाएगी
अंदर की ओर लगने वाला बल कैसा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सेम चीज है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती चली जा रही तो अंदर की ओर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कैसा होने लगा, बढ़ने लगा। और क्योंकि इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने लगा, इसका मतलब आयनन विभव भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। तो मैं क्या सोचता हूं, इस पैटर्न पर आधारित देखता हूं कि आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव सबसे कम, द्वितीय आयनन विभव थोड़ा सा अधिक, तृतीय आयनन विभव और अधिक, चतुर्थ आयनन विभव और अधिक। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते गए अंदर की ओर आकर्षण बल बढ़ा, तो बाहर निकालने में भी एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगी। नहीं समझ पा रहे इस बात को? तो इस बात को एक लाइन पर लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी आता है। क्या लिखेंगे, परमाणुओं में आयनन विभव का क्रम निम्नलिखित होता है। और बेटा वो क्रम क्या निम्नलिखित होता है, IE फर्स्ट इज लेस देन IE सेकेंड इज लेस देन IE3 डैश डैश। ये क्रम बेटा लगातार आगे चलता रहेगा। प्रथम आयनन विभव का मान सबसे कम, उससे अधिक द्वितीय आयनन विभव का, उससे भी अधिक तृतीय आयनन विभव का, और उससे भी अधिक होता है चतुर्थ आयनन विभव का। तो इस प्रकार से आयनन विभव के मान चेंज होते हैं। तो ये बेटा आयनन विभव का आर्टिकल हो गया जो इतना बड़ा था। अभी नेक्स्ट गुण को अगर पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के परिवार में से, तो हम अगला गुण पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता तो जानते हो ना, कोई भी एटम जितने बॉन्ड बना रहा है या जितने परमाणुओं को अपने साथ जोड़ सकता है, वो उस तत्व के परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता। तुमने पढ़ा होगा कार्बन का एक फॉर्मूला CH4। कार्बन कितने हाइड्रोजन को होल्ड कर रहा है, 4। इसका मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन को होल्ड करता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा NH3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 3। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी क्या है, कि पूरे नाइट्रोजन परिवार में वैलेंसी का क्रम क्या है। तो बेटा बड़ा आसान सा है नाइट्रोजन की फैमिली में वैलेंसी के क्रम को पहचानना। देखो मैं पहले लिखता हूं फिर समझाते हैं इस बात को। नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है या जिसको हम वैलेंसी कहते हैं, वो बेटा कितनी होती है, 3। कोई भी -3 मत समझना, क्योंकि वैलेंसी जो होती है वो प्लस और माइनस पे नहीं चलती है। वैलेंसी केवल एक वैल्यू होती है, उसका प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी फैमिली के अदर एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो बेटा अदर एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है, 3 और 5, 3 and 5। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है बेचारा नाइट्रोजन ही ऐसा एटम क्यों रह गया जिसमें से इसकी वैलेंसी 3 रह गई और इसके फैमिली वालों की बाकी की वैलेंसी 3 भी हो जाती है और 5 भी रहती है। इसका भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 रह गई केवल, लेकिन इसके फैमिली के अदर एलिमेंट्स ने अपनी वैलेंसी कितना ही कर ली, 3 से 5 भी बढ़ाकर कर ली। आखिर नाइट्रोजन का इस दशा में क्या दोष था? तो नाइट्रोजन के दोष को पढ़ते हैं, पुरानी बात एक याद दिलाते हैं, शायद आपको थोड़ा सा याद आए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था ना आपने? नहीं भी पढ़ा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। केवल पहली कक्षा पे केवल एक उपकोष होता था 1s, दूसरी सेल पर 2 उपकोष होते थे 2s 2p, तीसरी सेल पे 3s 3p और 3d, चौथी सेल पे 4s 4p 4d 4f, फिर पांचवी पे 5s 5p 5d 5f, और इस प्रकार से लगातार बढ़ते चले जाते थे। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था ना आपने? एक काम करेंगे, हम नाइट्रोजन का कंपेयर फास्फोरस से करेंगे और फिर आपको बताएंगे आखिर क्यों नाइट्रोजन के। भाई देखो एक ऐसा है, केवल नाइट्रोजन 3 वैलेंसी रख रहा है, अदर सभी 3 और 5 दोनों वैलेंसी रख रहे हैं।
तो हम नाइट्रोजन की तुलना अन्य में से किसी एक के साथ करवा दें। भाई बाकी सब 3 और 5 रखते हैं, नाइट्रोजन केवल 3 रखता है, तो हम नाइट्रोजन की कंपेयर किसी भी अन्य एलिमेंट से करवा दें, हो जाएगा। लेकिन उसी फैमिली के एलिमेंट से करवाएं तो बेटा उसके लिए एक काम करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करोगे। बेटा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और बेटा 2p3, और मैं जस्ट साइड में नाइट्रोजन के करता हूं, बाकी में से किसी एक को ले लेते हैं, तो हम फास्फोरस को ले लेते हैं। बेटा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर बताओ कहां गलत है। कहीं गलत नहीं है, उसको मत ढूंढो, दूसरों की गलती ढूंढने लगते हो जरा देर में है। चलो भैया ढूंढो मत गलतियां, स्टार्ट करें फिर। हुआ क्या देखो इसमें से, उसमें से हुआ क्या, नाइट्रोजन को मैंने बोला तुम बॉन्ड बॉन्ड बना के दिखाओ हमको। नाइट्रोजन से मैंने पूछा चलो 1s क्या बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन ने के 1s ने बोला कि भैया हमारा क्या है कि हमारा ऑर्बिटल जो है वो फुल फिल्ड है, और क्योंकि हमारा ऑर्बिटल फुल फिल्ड है ना, हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगले वाले से पूछ लेते हैं। मैंने नाइट्रोजन के 2s से पूछा क्या है भैया तुम्हारा, बोला कि सर हमारे भी दोनों इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है, पूरी तरीके से भरा, ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। हमने 2p से पूछा क्या हुआ तुम्हारा, तो इसने बताया कि हमारे पास p में तो 3 ऑर्बिटल बनते हैं ना, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तीनों पे। बोला कि हमको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने कहा हमको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फुल फिल्ड होने के लिए। हम समझ गए ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। फास्फोरस को चेक कर लेते हैं। बेटा फास्फोरस में इतना मेहनत नहीं करेंगे, ये फुल फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है, 2p6 भी फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है, हाफ फिल्ड कौन है, 3p। तो बेटा 3p के इलेक्ट्रॉन्स को बताएं, इलेक्ट्रॉन 3 है, 3s को भी बना लें, समझाने के लिए बेटर रहेगा। आपको क्या लगता है कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। लेकिन हुआ क्या, ये फास्फोरस के एटम का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तलस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आद्य अवस्था का मतलब जब फास्फोरस के एलिमेंट्स एटम को एनर्जी नहीं मिलती। अब क्या हुआ, जैसे ही क्लोरीन का एटम आया या अदर कोई एटम आया, फास्फोरस से टकराकर अभिक्रिया करनी चाहिए उसने, फास्फोरस से जैसे ही आके टकराया, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गई, एनर्जी। और फास्फोरस ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीसरी कक्षा तक गया है ना, और तीसरी कक्षा में 2p 3p तो भरा है हमने, अभी 3d को भरा नहीं है। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, इसको मिटाते हैं, मैं क्या सोचता हूं इसके बाद 3d ऑफकोर्स होगा, 1 2 3 4। बेटा थोड़ा सा और मिटा लेते हैं, यहां पर क्या बन गया 5, लेकिन ये खाली पड़ा था इसलिए नहीं बनाया गया था। एक एटम आया, फास्फोरस से टकराया, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और उसने यहां का इलेक्ट्रॉन हटा करके आगे ट्रांसफर कर दिया। अभी सोचने वाली बात है, 3s 3p के पास 3d था, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये ट्रांसफर करके अगले सेल पर भेज देता है। बेटा देखकर बताओ कितना बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5। तो ये तो 5 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अब रीजन उसको क्या देंगे बताएंगे, क्योंकि फास्फोरस या अन्य एलिमेंट के पास खाली पड़ा हुआ d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। बेटा ये तो अब आपने भरा ना, पहले कैसा पड़ा था, ये रिक्त पड़ा था, खाली पड़ा था, रिक्त d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। इसलिए फास्फोरस या अन्य एलिमेंट अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके उस रिक्त d ऑर्बिटल में डाल देते हैं, जिससे इनकी वैलेंसी 3 तो थी ही, अब वैलेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। अभी मैं नाइट्रोजन से पूछने चलता हूं, उधर से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरी कक्षा तक गया था, देख करके यहां से बताओ दूसरी कक्षा में क्या कोई 2d ऑर्बिटल है। अगर 2d नहीं है तो क्या नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके 2d है नहीं तो पहुंचा नहीं पाएगा। अच्छा अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके आगे नहीं पहुंचा सकता तो इसकी वैलेंसी केवल कितनी रह जाएगी, 3। अभी इसका आंसर समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से। अगर नाइट्रोजन के पास भी 2d होता या 2d पॉसिबल होता
तो नाइट्रोजन भी यही करता, तलस अवस्था में ये पोजीशन दिखाता, जैसे ही कोई एटम इससे टकराता ये अपने s वाले इलेक्ट्रॉन को 2s वाले इलेक्ट्रॉन को 2d वाले में ट्रांसफर कर देता, और 2d वाले में ट्रांसफर करता तो बेटा अब आपको इलेक्ट्रॉन कितने ऐसे मिलते जो बॉन्ड बना सकते थे, 5। लेकिन हमने क्या चेक किया कि नाइट्रोजन के पास कोई भी 2d नाम का रिक्त ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, नाइट्रोजन की वैलेंसी केवल कितनी रह जाएगी, 3। अब इस बात को भी बहुत ध्यान रखना है तुम लोगों को, क्या कि नाइट्रोजन 3 संयुक्तता दिखा सकता है, जबकि अदर एलिमेंट 3 और 5। इस पर बेस्ड बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या बोलता है, कहता है NCl3 हमको पता है लेकिन PCl5 हमको पता है। NCl3 बना सकता है जबकि PCl5 बना सकता है, क्यों, एक ही रीजन, नाइट्रोजन के पास रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है। ये कितनी वैलेंसी शो करेगा, 3। जबकि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमको इस बात को पता चल गया था कि फास्फोरस के पास 5 रिक्त डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, इसलिए फास्फोरस 3 वैलेंसी के साथ साथ PC5 वैलेंसी भी बना सकता है, और ये PCl5 को बना सकता है। एक मेरे पास और क्वेश्चन था, NH3 और PH5 NH3 बनाता है जबकि PH5 भी बना सकता है, आखिर क्या ऐसा रीजन है। मैं बहुत छोटे शब्दों में बात करूं, रिक्त d ऑर्बिटल बस। किसके पास नहीं है, नाइट्रोजन के पास। किसके पास है, आर्सेनिक के पास नहीं है, बाकी सबके पास है। क्यों बाकी सबके पास है, कोई पूछता है क्यों बाकी सबके पास है, मैं बताऊं। अच्छा, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3री कक्षा तक गया, डी है, आर्सेनिक का 4थी कक्षा तक जाएगा, डी है, एंटीमनी पर ही 5वीं कक्षा तक जाएगा, है, और बिस्मथ भी 5वीं कक्षा तक जाएगा, उस पर भी 6वीं कक्षा तक जाएगा, उस पर भी है। तो समझ पा रहे हो क्योंकि वैलेंसी कितनी ऐसे चेंज हो रही। तो हम एक काम कर लेते हैं, वैलेंसी के चेंज होने का रीजन लिख देते हैं, उसको आप नोट कर लेना। नाइट्रोजन एटम में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, अतः इसकी, बेटा इसका मतलब समझ जाओगे ना, क्या इसका मतलब, संयोजकता तीन होती है, जबकि इस परिवार के अन्य तत्वों के पास रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाता है, जिससे वे अपने संयोजकता का विस्तार कर सकते हैं, जिससे वे अपनी संयोजकता का विस्तार का मतलब समझ गए ना, 3 से 5 कर ली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजकर, कर सकते हैं। अतः इनकी संयोजकता 3 और 5,
होती है। तो बेटा मैं नीचे थोड़ा सा एक चीज लिखे देता हूं, उसको ध्यान रखना। कभी पूछेगा इस बेस पर बेस्ड क्वेश्चन कौन सा आता है, तो मैं उस क्वेश्चंस को लिख के दिखाता हूं। क्या इन क्वेश्चंस के आंसर इसी पर बेस्ड हैं? क्या पहला क्वेश्चन है NCl3 बना पाता है परंतु PCl3 तथा PCl5 बना सकता है। तो इसका हमसे रीजन पूछ लेता है, क्यों? तो हम बताते हैं उसी समय कि नाइट्रोजन पर रिक्त d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो केवल NCl3 बना सकता है। लेकिन क्योंकि फास्फोरस पर रिक्त d ऑर्बिटल अवेलेबल है, वो PCl3 तो बना ही सकता है, PCl5 भी बना सकता है, तैयार कर सकता है। और एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आता है, NCl3 की जगह पर NH3 को दे देता है, जबकि PCl3 के जगह PH3 लिख देता है और PCl5 की जगह PH5 बना कर देता है। कहता है फिर इनका क्या है, तो उस पर भी वही रूल अप्लाई होता है। तो अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप रिक्त d ऑर्बिटल के बेसिस पर उसका आंसर दे दोगे। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर बाकी चीजों को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे, जो और भी गुण बच जाते हैं हम लोगों के पास।